जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ लेकर के आया हूँ एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और आज हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पहला पेपर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू है 20 कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। अगर बताइए पी स्क्वायर की वैल्यू 32 अपॉन कितनी दी गई है, 50 दी गई है। तो अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 16 होगा और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। अगर हम p का बात करते हैं तो स्क्वायर रूट जब ये जाएगा तो हमको बताइए क्या देगा, ये +/4/5। और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो होल नंबर ये नहीं हो सकता है क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2 ये सारी चीजें होती है। इंटीजर भी नहीं हो सकते हैं, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी रूट नहीं आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए ध्यान से इसको, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है वाई डैश। अगर -6,8 कोई पॉइंट है तो वो बताइए वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट आएगा। -6,8 सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से 6 डिस्टेंस पर होगा और ये जो है यहाँ से 8 डिस्टेंस पर होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सिस से यहाँ से कितने हाइट पे है, तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी आएगी 8। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस -6 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। गलत है। और पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर -6 नहीं तो -6 तो कभी होगा ही नहीं, जब भी होना रहेगा या तो 6 होगा या तो क्या होगा 8। यहाँ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये पूछा है, ओरिजिन से एक्स पे कितना है ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है क्या कि एक्स एक्सिस से कितना हाइट पर ये जाएगा, ये कितने हाइट पर है, तो 8 यूनिट्स के हाइट पर है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। -5 एंड -3 पॉलिनोमियल्स के जीरोस है तो एक अल्फा हो जाएगा -5 और बीटा हो जाएगा कितना -3। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -5 प्लस -3 यानी कितना हो जाएगा -8। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अगर देखेंगे तो -5 इंटू -3 करेंगे तो कितना आएगा 15। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, तो वो क्या होगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये रहेगा। इक्वेशन रहता तो बराबर में 0 हो जाता और ये के यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8x और +15 दिख रहा है। तो ऐसे बताइए कितने, यहाँ पर हम k का वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल्स मिलते चले जाएंगे। k का वैल्यू अगर 1 करेंगे तब एक मिलेगा, k का वैल्यू 2 करेंगे तब दूसरा मिलेगा, k का वैल्यू 3 करेंगे तीसरा मिलेगा। ऐसे हमको कितना ही मिल सकता है, यानी कि मोर देन 3 मिलेगा, यानी 3 से ज्यादा इनफाइनाइट आपको पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि 2 आंसर होगा, 2 आंसर नहीं होगा, 2 तो उसके जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने पॉसिबल होंगे उसकी बात है। कुछ लोग कहेंगे 1। अगर इक्वेशन बोलता कि कितना होगा और एकदम एग्जैक्ट जीरोस इतने हैं तब के लिए हम बोलते हैं कि उसका जो इक्वेशन होगा वो सिर्फ कितना होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, तो वो होगा मोर देन 3, क्योंकि जो भी इक्वेशन होता है उसमें बराबर में क्या लग जाता है 0। तो यहाँ के का वैल्यू कुछ भी होगा वो 0 के पास जाकर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही। चौथा पे आइए, क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई बराबर 3 एंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बताइए इक्वेशन दिया क्या था, तो दिया था 3x माइनस वाई बराबर 3,
यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट को अगर 0 कर देंगे तो माइनस वाई बराबर 3 मिलेगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा -3, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। तो वो पॉइंट क्या रहेगा 0, -3। आगे बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो, यानी कि दो सर्कल्स के जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है C1/C2 दिया हुआ है 4:5। तो C1/C2 अगर तोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा 2πr1/2πr2 बराबर 4/5। 2π से 2π कट जाएगा, क्या बचेगा r1/r2 का वैल्यू भी बचेगा 4/5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 4/5। हमेशा याद रखिएगा जो C1/C2 यानी जो सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो रहता है वही रेशियो रहता है उनके क्या रेडियस का, और उनके एरिया का रेशियो वो रहेगा जो उनके r1 और r2 के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। यानी टू द पॉइंट अगर बात किया जाए तो r1/r2 बराबर होता है C1/C2 और स्क्वायर रूट में होता है A1/A2। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे तो आपको रेशियो निकालने में आसानी होगी। रेडियस का रेशियो बराबर होगा सर्कमफ्रेंस के रेशियो के, और स्क्वायर रूट के बराबर होगा किसके एरिया के रेशियो के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 1, तो x² - 1 की अगर बात करें तो इसमें बताइए x का कोफिशिएंट है नहीं है, बताइए है नहीं है, तो यहाँ बताइए क्या होगा। यहाँ पे जब ये 0 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सीधे टिक करो, आगे बढ़ो। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है। ये आइडेंटिटी का उल्टा है, माइनस कॉमन करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो क्या आएगा -1 पे टिक करिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 8वां जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ है ट्रायंगल PQ और R और इधर है ट्रायंगल AB और ये C। PQ कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, AB कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो है कितना है 36 सेंटीमीटर है। तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो पेरीमीटर होगा और जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ABC का, वही इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। चलो बताओ इसके लिए क्या आएगा PQ और इसके लिए क्या आएगा AB। चलो वैल्यू रखो। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है कितना 36 बराबर PQ का वैल्यू कितना है 6 और यहाँ से AB का वैल्यू कितना है 8। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 9, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 9 27। तो ट्रायंगल PQR का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 27 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस से सोचिए कि PQ से AB जो है वो PQ की वैल्यू से क्या है बड़ा है, तो ABC का अगर ये 36 आ रहा है तो जब भी ट्रायंगल PQR होगा उसका पेरीमीटर इससे क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए। छोटा आना चाहिए तो इसमें 64 वाला ऑप्शन कट जाएगा और 48 वाला ऑप्शन कट जाएगा। बस बचा है यहाँ पे कौन 27 वाला थी यार, कंफ्यूज करने के लिए 20.25 भी दिया था जो कि नहीं होगा। एक कॉमन सेंस भी रखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पेरीमीटर पे क्वेश्चन दिया था, एरिया से कैसे रिलेट करेगा, तो एरिया से रिलेट करने के लिए सिंपल है कि अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं कि ट्रायंगल APQR का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, तब के लिए क्या होता, तब के लिए इन्हीं साइड के PQ अपॉन AB के स्क्वायर के क्या होता बराबर। अब चाहे इसके लिए बोलिए चाहे और भी जो साइड्स है उसके लिए क्या लीजिए QR अपॉन BC का होल स्क्वायर या फिर RP अपॉन CA का होल स्क्वायर। अब इनमें से किसी को भी लेकर के कर लेते हैं तो एरिया में रिलेशन होता है, यानी जो पेरीमीटर होता है वो उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है और जो एरिया होता है उनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिलहाल के लिए 8वें वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है B 27 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
If the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, सिर्फ सीधा बात, अगर ये रूट्स आपस में क्या है, रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac। हमसे किसका वैल्यू पूछा है, c का वैल्यू पूछा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा 4a, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, AB दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है और AE पूछ रहा है। चलो अब लगाइए बीपीटी, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, x, तो सुनो ध्यान से, 3 का फिर पूरे के साथ 7 के साथ रेशियो, तो उधर उस छोटे वाले का x का पूरा नीचे, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, पूरा लोगे ई नहीं, कितना इतना ले लिए, जब पूरा लोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 3x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 7x, ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/4, डिवाइड करेंगे तो 2.25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 5 pink bag contains 5 pink, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink ball? कह रहा है नहीं ब्लू बॉल निकलना चाहिए, नहीं पिंक बॉल निकलना चाहिए, तो बताइए जब ब्लू वाला नहीं निकलेगा, पिंक वाला नहीं निकलेगा, तो कौन सा बॉल निकलेगा, येलो वाला। 7 और टोटल कितने बॉल्स हैं, तो 8 5 13, 13 7 20, 13/20, सी वाला ऑप्शन सही। देखिए समझिए, बोला कि नहीं ब्लू निकलेगा, नहीं पिंक निकलेगा, तो निकलेगा कौन, येलो निकलेगा। आगे, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है। सुनिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होगा क्या, तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, एरिया ऑफ बेस ये है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस 156 में मल्टीप्लाई करा देते हैं 8 से और खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आप 1/3 भूल गए, सिलेंडर होता तो बात मना जाता। क्या नाम, एरिया ऑफ द बेस कितना है, 156 और हाइट कितना बोल रखा है, 8। चलो अब इससे इसको काट दो, ये कटे कितने बार में, 52 बार में, 52 8 जा कितना हो जाएगा, 416। वॉल्यूम निकाल दे तो क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आ रहा है, 416 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत है, गलती मत करिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 chairs and 1 table cost 900 rupees, where 5 chairs and 3 tables cost 2100 rupees is the cost of 1 chair। अब ये कह रहा है कि अगर एक चेयर जो है वो x रुपीज का है और एक टेबल जो है वो कितने रुपीज का है, y रुपीज का है, तो इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, 3 चेयर 3x, एक टेबल y बराबर कितना 900, फिर दूसरे वाले में 5 चेयर और 3 टेबल बराबर कितने के 2100 के। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये सी वाला दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आते हैं 14 वाले में, देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था कि अगर कोई सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, जहां पर टेंजेंट्स ऐसे बाहर से खींचे जा रहे हैं, एक टेंजेंट यहाँ से गया और दूसरा टेंजेंट यहाँ से, ठीक, इसको मिलाया गया है यहाँ पे, इसको मिलाया गया है यहाँ पे, आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना 55, तो आपको बताया गया था कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 55 है तो बताइए एंगल इसका नाम है ए है, ये सी है और ये बी है, तो एंगल ए सी बी जो होगा वो बताइए क्या होगा, 180 में से 55 क्या करा देंगे माइनस, यानी ये कितना आएगा 125 डिग्री। लेकिन हमसे ये एंगल थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो सेम आर्क AB से सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है इसके, तो अगर ACB जो है एंगल वो बराबर होगा 2 इंटू एंगल AQB के, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या था P पॉइंट, तो ये अगर 125 डिग्री है और ये कितना है 2 इंटू एंगल AQB, तो 125 से इसमें डिवाइड जाएगा, तो AQB बराबर कितना हो जाएगा 62.5 डिग्री, ए वाला ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं,
हाँ, फिर 15 a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards, the probability of getting a face card। कितनी बारी क्वेश्चन कराया गया है बताइए। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तीन तरीके के फेस कार्ड होते हैं, जैकब, क्वीन और किंग। हर कार्ड चार तरीके के 4 3 या 12 कार्ड्स होते हैं। 12/52 है, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 13 बार में। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3/13, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है ढूंढ लीजिए। देखिए ये सी वाला सही है। cos थीटा इंटू टेन थीटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा cos थीटा, टेन तोड़ोगे तो क्या आएगा साइन अपॉन cos, cos से cos कट जाएगा, साइन आएगा वो भी ठीक है। यहाँ पे भी cos cos साइन, साइन साइन कट जाएगा, cos बचेगा। ये वाला गलत है, ये गलत है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है -1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का 1 होता है, लेकिन अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो वो क्या होगा -1 होगा। आगे बढ़ते हैं। If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then आपको बताना है क्या होगा इसका वैल्यू। चलो देखो पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू बोल रखा है कितना है, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या रखा है 2, और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है -3। बताइए अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा। तो बराबर में तो क्या होगा जब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लगाओगे तो -a+1 अपॉन में 1, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 बराबर a+1, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 0। अब a का वैल्यू 0 किसमें किसमें सिर्फ एक में, टिक करके आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। b का वैल्यू निकालने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। 18 if the sum of the first n terms of an AP, अगर आपको Sn दिया हुआ है कितना 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6 और d का वैल्यू कितना है 6 है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है। अगर आपको इसका सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है तो क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाना है। फर्स्ट टर्म अगर S1 की बात करेंगे तो जो पहला टर्म होगा उसके सम की बात करेंगे, यही ना मिलेगा। n का वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे, 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। assertion रीजन आ गया। if 5 plus root 7 is the root of a quadratic equation with rational coefficients then its other root is 5 minus root 7। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि अगर एक का 2 plus root 3 रूट है तो दूसरा वाला रूट आता है 2 minus root 3। स्टेटमेंट ट्रू है। फिर रीजन क्या कह रहा है third roots of a quadratic equation with rational coefficient occur in conjugate pair। conjugate का मतलब होता है प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, ठीक। तो ये भी क्या है ट्रू है, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये 19 वाले का ए है। 20 वाले में क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट फॉर जीरो थीटा इज लेस देन जीरो एंड सॉरी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, ये दो के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हमारा आइडेंटिटी है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, तो फिर से इसका आंसर क्या देगा बी वाला ही, यानी बी वाला मतलब 20 का ए आंसर आएगा कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए था एमसीक्यू और असर्शन रीजन का ये कंप्लीट होता है। हम लोग सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सेक्शन बी का 21 का ए, शो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, आपको जो सुटेबल लगेगा वो आप करिएगा, ठीक है। 6 की पावर n क्या है 6 की पावर n। अगर आप 6 की पावर n को फैक्टराइज करते हैं यानी प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है 2 into 3 की पावर n, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n into 3 की पावर n। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट बी रिटन एज
कैन नॉट बी रिटन एज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0, क्योंकि अगर उसको 0 से एंड करना है तो वो 2 और 5 का जरूर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता। और करके इसका एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 6 की पावर n दिया जा रहा है और n एक नेचुरल नंबर है, तो मैं वेरी फर्स्ट नेचुरल नंबर को अगर पुट कर दूंगा n बराबर 1, तो बताइए जो हमें नंबर फाइंड होगा वो क्या होगा, 6 की पावर 1 होगा, यानी कितना होगा 6। n बराबर अगर हम 2 पुट करते हैं तो n, तो हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा, 6 की पावर 2, यानी कितना आएगा 36। 36 मतलब एंड्स विथ 0, सॉरी एंड विथ 6। ये एंड किया कितने से, 6 से। अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो अब के लिए बताइए नंबर क्या होता, तब के लिए नंबर होता 6 की पावर 3, यानी कितना आता 216। ये भी 6 से डिजिट किया, यानी एंड विथ 6, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी कि तब नीचे लिख दे कि hence 6 की पावर n will always end with the digit 6, end with the digit 6। इसलिए 6 की पावर n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0। क्लियर है? वैसे बेटर ये वाला था, छोटा सा में काम हो गया, नहीं लिख सकते उसको भाई, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा किस तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। तो देखिए ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा, आपको HCF और LCM निकालना है, ठीक है, और एंड विद द डिजिट 0, सॉरी HCF एंड LCM। तो दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्या है, डिवीजन मेथड। चलिए दोनों से सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक तरफ नंबर है क्या 72 और एक तरफ नंबर है क्या 120। ठीक, अगर हम 72 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो बताइए क्या आएगा, 2 से कटेगा ये 36 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और फिर 3 से कटेगा 1 बार में। 120 के लिए अगर बात करेंगे तब क्या होगा, 2 कटेगा 60 बार में, 2 कटेगा 30 से, मतलब फिर 2 काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 काटेंगे 5 आएगा, और फिर 5 काटेंगे 1 आएगा। तो 72 को एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर वही 120 की बात करते हैं तो बताइए, जो रिपीट करेगा उसको उसके नीचे लिखिएगा। ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक आ रहा है क्या 5। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए ध्यान से, ये हुआ हमारा HCF। क्या क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। और अगर हम बात करेंगे LCM की तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लाई, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। ये हमारा ऐसे, जब हमसे नहीं बोल रखा है कि किस मेथड का यूज करना है तो आप फ्री हैं किसी मेथड को यूज करने के लिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करके दिखा दिया। अब एक बार आपको एलसी वो डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, डिवीजन मेथड भी सीख लीजिए। जब हमें HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, तो 72 को डिवाइड करेंगे 120 से। पहले 1 बार में जाएगा, कितना आएगा 72, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4, फिर 48 का डिवाइड करेंगे किससे, 72 से। एक ही बार में जाएगा, 2 बार में तो 96 पहुंच जाएगा,
फिर से एक बार में लेके जाएंगे 48, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 24 को डिवाइड करेंगे कितने से 48 से, 2 बार में 48 क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, HCF। दिख रहा है, ये होता है HCF। यहाँ पे जो नंबर बचता है वही हमारा क्या होता है, HCF। ये हो गया HCF निकालने के लिए। LCM निकालने का तरीका क्या है, 72 और 120 को डिवीजन मेथड से एक साथ करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे दोनों कटेगा, यहाँ 36 आएगा और यहाँ क्या आएगा 60, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 18 आएगा और यहाँ क्या आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आएगा 15। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा 5, फिर 3 से ही काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, ये नहीं कटेगा, एज इट इज दिखाएगा, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो ये भी 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1। चलो मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा 360। ये हो गया हमारा डिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि a line intersects y axis and x axis at a point P and Q respectively if r 2, 5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinates of P and Q। देखिए ध्यान से, अगर आपको अपने आंसर्स को एक स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक तरीके से अगर लिखना है तो उसके लिए देखिए ध्यान से आप क्या करेंगे। देखिए चलिए आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं कि आपको लिखना कैसे, मिड पॉइंट लगा करके आप कर तो सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे होगा। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक लाइन है कि जो y एक्सिस और x एक्सिस को p और q पे रेस्पेक्टिवली कट कर रहा है और r उस pq का क्या है, मिड पॉइंट है। पहले फिगर बनाओ, एक x एक्सिस है, इधर x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है y डैश। एक लाइन था जो इस तरीके से इसको क्या किया, कट किया, एक जगह x एक्सिस कटा है और एक जगह y एक्सिस कटा है। देखिए ध्यान से, अब उसके बाद x एक्सिस y एक्सिस को p पे काटा है, ये पॉइंट कहाँ कटा है, p पे, और ये पॉइंट कटा है कहाँ पे, q पे। ओके, और r इज द मिड पॉइंट, ये है यहाँ पे क्या, r एक मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं 2, 5। ठीक, तो आपको p और q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलिए आइए देखिए ध्यान से, अब x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम इसको h, 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे अगर है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके लिए क्या मानेंगे 0, k। पहले लिखेंगे क्या, सिंस पॉइंट r is the midpoint of points P and Q, इसलिए by midpoint formula यानी मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके आप कैसे लिखेंगे, चलिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जब यूज करेंगे, ये जो r पॉइंट होगा 2, 5 वो इक्वल होगा किसके, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अगर ये x1 है और ये क्या है y1, ये x2 है और ये क्या है y2, तो बताइए क्या हो जाएगा, 0 plus h upon 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा k plus 0 upon 2। ठीक है, यहाँ क्या आया 2, 5 is equal to, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे कि 2, 5 ये जो r का पॉइंट है वो इतना आ रहा है, तो जब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कंपेयर विथ, क्या लिखेंगे फिर, कंपेयर विथ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट्स, तो बताइए 2 बराबर किसके हो जाएगा, h upon 2 के, एंड 5 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, k upon 2 के। तो यहाँ से h की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी और जो k की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमने जो पॉइंट P माना था वो पॉइंट P क्या था, 0, k था, तो ये हो जाएगा 0, 10, और जो Q पॉइंट था वो था हमारा h, 0, तो वो हो जाएगा 4, 0। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, find the length of the shadow on the ground of a pole of height 18 meter when angle of elevation of theta of the sun is such that tan theta is equal to 6/7।
तो देखिए ध्यान से 23 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि ये पोल ऑफ हाइट जो है वो 18 मीटर है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना मत भूलिएगा। इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, सी। कह रहा है लेंथ ऑफ द शेडो जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, ठीक है। और हाइट ऑफ द पोल इस कितना है, 18 मीटर है। और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो हमको देखिए गिवन है कि जो tan थीटा है वो कितना है, 6/7। और हमें लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ शेडो फाइंड करना है, तो हम बराबर में मान ले रहे हैं x मीटर से, ठीक है। तो हम लोग आएंगे किसमें, इन, यहाँ देखिए लिखेंगे आपकी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम ले रहे हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है बताइए, बी सी। tan थीटा की वैल्यू गिवन है 6/7, ए बी कितना दिया हुआ है 18, और नीचे बी सी की वैल्यू कितनी है, x। 6 से 18 कट जाएगा कितने बार में, 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 21 मीटर। तो नीचे लास्ट में लिखेंगे क्या, कि hence लेंथ ऑफ शेडो इज कितना, 21 मीटर। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड ट्रायंगल PBC is the second to the circle with BC as diameter. If angle AOC is equal to 130 degree, then find the measure of angle APB where O is the center of the circle. चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि यहां से एक लाइन गई है, यहां से सेंटर है, ये रहा O है, C है, और ये क्या है, B है। यहां से गया एक टेंजेंट, ठीक। ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, A, इसको इससे मिला दिया गया है। ये एंगल बनाया है कितना, 130। ये रहा एंगल आपसे पूछ रहा है, तो सुनिए ध्यान से। आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, सीधे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नहीं तो अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले 180 वाला लीनियर पेयर एंगल सम एक्सियम लगा करके फिर लेते, तो भी ऐसे एक्सटीरियर एंगल वाले से क्या होगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री लिखने के लिए आपको पहले यहाँ थ्योरम लिखना पड़ेगा। थ्योरम क्या होता है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द tangent at the point of contact। सबसे पहले आप ये वाली लाइन यानी ये वाला थ्योरम आप लिखेंगे, तब जाकर के ये बात हो जाएगी कि जो एंगल OAP है, एंगल OAP जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर नीचे लिखेंगे क्या, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ट्रायंगल OAP में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बताए एक्सटीरियर एंगल कौन है, AOC। तो एंगल AOC जो है वो इक्वल होगा OAP, और इधर से एंगल का नाम क्या पूछा, जो पूछा है वही बोलिएगा, एंगल APB। क्या है, एंगल APB। इसका वैल्यू कितना हो गया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 130। ये कितना आया, 90 डिग्री। और यहाँ पूछा क्या है, APB। तो यहाँ से एंगल APB बराबर क्या हो जाएगा, 90 इधर आके माइनस होगा, तो 130 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया, 40 डिग्री। दिस इज आंसर। क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलने में कहीं पे कोई स्टेप मार्क्स नहीं कटेंगे। सारा चीज जब आप यहाँ लिख रहे हो ना कि ये 90 डिग्री है, तो बस आपको पता चला, आप सोच रहे हो कि बस ऐसे लिख के काम चला लें कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो ये तो शॉर्टकट हो गया ना। आपको थोड़ी सी डिटेलिंग भी करनी होगी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद। अगला जो क्वेश्चन है 25। In the given figure, triangle ABC is a triangle in which D is parallel to BC, and if AD is equal to X, DB is equal to इतना, A इतना, EC इतना, then find the value of X। ठीक है।
इन ट्रायंगल ए बी सी में DE पैरेलल है किसके, BC के, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो बाई BPT क्या होगा, तो BPT ये कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी AD का इधर से DB के साथ रेशियो बराबर हो जाएगा उधर से किसका, AE का EC के साथ रेशियो। AD की वैल्यू बताइए कितनी है x, DB की वैल्यू x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2 और इधर कितना है x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 और यहाँ क्या आएगा x माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x बराबर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस x बराबर क्या बचा -4, माइनस से माइनस भी कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। दिख रहा है, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। 25 का ए था और करके दूसरा दिया, ये दूसरा भी सॉल्व करते हैं। आपको देखिए कह रहा है कि डायगोनल्स है और एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ए बी पैरेलल है, ये वाला इसकी क्या है पैरेलल है। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये है ए बी सी और ये डी, डायगोनल्स मिला दिया जाए, ए को सी से मिला दिया गया और इसको इससे मिला दिया गया, ठीक। ये दोनों जहां कट किए वो पॉइंट क्या है ओ, हमको प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमको सबसे पहले गिवन क्या है, तो हमको गिवन ये है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है किसके DC के, ये गिवन है हमको, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव, जो चीज हमको प्रूव करना हो तो उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूव, ये करना है कि OA अपॉन OC बराबर होना चाहिए किसके, OB अपॉन OD के, सिंपल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखा देते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट। अब बताइए ये वाला जो है आपस में क्या है, अरे कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, सिमिलर, दोनों को सिमिलर दिखा दीजिए। चलिए ये प्रूफ देखा जाए। देखिए 3 चीज ढूंढना होगा, पहला चीज वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा बराबर, दूसरा चीज यहां देखिए ध्यान से क्या बना Z, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर, फिर उसी तरह इधर से भी बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। चलो और किया जाए इसको, देखिए ध्यान से, तो इन ट्रायंगल, नाम बताओ ट्रायंगल का, इधर नीचे वाले से AOB, इन ट्रायंगल AOB और इधर से ट्रायंगल का नाम है COD, ट्रायंगल COD में सबसे पहला कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, किससे होगा ये आपको बगल में लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे क्या, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला है कि एंगल OAB, एंगल OAB बराबर हो गया इधर से एंगल OCD के, एंगल OCD के, तो ये किससे है, ये है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक और लिख लो, तो एंगल से भी हो ही सकता है, एंगल OBA, एंगल OBA बराबर है एंगल ODC के, ODC के, ये भी किससे है, ये भी है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ क्या लगा, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो थेल्स थ्योरम लगेगा, और थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा बराबर। सिंपल सा देखिएगा ध्यान से कैसे करना है, आपको साइड्स कौन कौन से लेने हैं, तो देखो ध्यान से, इसका O के सामने कौन है और इसके O के सामने कौन है, ठीक। सीक्वेंस से देखिए, A है, एंगल A के सामने की साइड कौन है, तो यहाँ देखिए एंगल A के सामने साइड कौन है OB, तो वो किसके बराबर था एंगल C, एंगल C के सामने की साइड कौन है OD, उसके बराबर होगा। फिर इधर से एंगल B के सामने कौन है OA, उधर से एंगल D के सामने कौन है OC, आपस में क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा करके लिख लेंगे, तो OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के, हैज प्रूव्ड। क्लियर है, बाय थेल्स थ्योरम लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं हम लोग, ठीक है, वो वाला सेक्शन हो गया ना, कोई क्वेश्चन नहीं बचा नीचे, नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, find the ratio in which the line segment joining the points A 6, 3 and B -2, 5 is divided by x axis।
अब देखिए ध्यान से, अगर एग्जैक्ट फिगर पे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक, ये ए रहा और ये क्या रहा बी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2, -5 और इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर इसको एक्स एक्सिस डिवाइड करा होगा, मान लीजिए पॉइंट पी पे एक्स एक्सिस काटेगा तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, मान लो h,0 पे कट करेगा। हमसे सिर्फ रेशियो पूछा है, वो पॉइंट क्या होगा ये नहीं पूछा है। चलिए आइए इसको मान लेते हैं कि ये x1 है और ये क्या है y1, ये x2 है और ये क्या है y2। लेट कर लेते हैं कि इसको m रेशियो n में क्या करेगा कट करेगा। ये जो पॉइंट P होगा h,0 बाई सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो तो क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और फिर यहाँ क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या होता है m प्लस n। चलिए ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे चल रहा है h,0। ओके, चलिए यहाँ पुट करिए x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2m। x1 की वैल्यू कितनी है 6n अपॉन में m प्लस n, और यहाँ बताइए क्या होगा y2 की वैल्यू कितनी है -5m और n वाले की जगह y1 कितना हो जाएगा 3n अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। ओके, अब फिर से वही चीज कंपेयर कराएंगे किसको, बस ऑर्डिनेट्स को, क्योंकि हमको सिर्फ रेशियो चाहिए। तो कंपेयर विथ ऑर्डिनेट्स, दोनों साइड के ऑर्डिनेट्स को क्या करा देंगे कंपेयर, क्योंकि ये 0 है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा -5m प्लस 3n अपॉन में क्या है m प्लस n, ये जाएगा 0 के पास खत्म। तो -5m प्लस 3n बराबर क्या होगा 0, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा फिर 5m बराबर क्या है 3n, m को नीचे ले आइए और 5 को उधर नीचे भेज दीजिए, तो m अपॉन n बराबर क्या हो गया 3/5। तो m रेशियो n बराबर कितना हो जाएगा 3/5। दिस इज आंसर, यानी कि वो जो x एक्सिस होगा उसको कितने रेशियो में करेगा 3/5 में। और अगर आपसे पूछता कि पॉइंट भी क्या होगा तो यहाँ पे m और n के रेशियो को यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका पॉइंट भी मिल जाता। आगे बढ़ते हैं 27 का ए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। 26 का फैक्टर बहुत सिंपल, 2 से घटा 13 आया और 13 से घटा 1 आया, बहुत आसान है। फिर उसके बाद कितना है 65, 65 अपना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधे कटेगा कितने से 5 से कटेगा 13 आएगा और 13 से कटेगा 1 आएगा। फिर कितना है 117, 13 9 जा होता है, 3 से पहले जाएगा, 3 बार में पहले इसको लेके जाएंगे तो कितने बार में जाएगा 39, फिर 3 से लेके जाएंगे तो कितना आएगा 13 और फिर 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो जो 26 है वो एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया 2 into 13, तो फिर वहां पे 65 बराबर कितना है 5 है और 13 है, तो 5 को अलग से लिखेंगे और 117 है उसके लिए बताइए क्या करेंगे 3 एक है और एक और 3 है और एक 13 है, तो 13 तो है ही और उसके साथ साथ क्या है 3 into 3 है, 3 into 3, तो HCF तो यही निकला जो कॉमन निकलेगा, तो HCF बराबर कितना हो गया 13 और LCM क्या होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी LCM बराबर होगा 2 into 13 into 5 into 3 into 3। ठीक, 2 5 का कितना होता है 10, 13 और 9 जा कितना हो गया 117, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1170। दिस इज आंसर। क्लियर है, इस तरीके से इरेशनल प्रूव करना है। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। जिसको एकदम नहीं समझ में आता कि पता नहीं क्या लिख रहा है कि 2 डिवाइड ये वो करके है, याद कर लो। अब लास्ट टाइम बचा है क्या करोगे, याद कर लो उसको। आगे बढ़ते हैं। In the given figure, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB बराबर AC। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से गिवन क्या है। सबसे पहला आपको गिवन ये है पहला कि AB और AC आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक, तो हमको प्रूफ ये करके दिखाना है इसमें कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। दिख रहा है, चलिए आइए देखिए ध्यान से।
ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, एफ है, सी, डी, बी और ये ई। ठीक, हमको प्रूव करना है कि ए बी डी ट्रायंगल है। देख लीजिए कौन सा है, ये एक ट्रायंगल है ए बी और ये डी, और एक ट्रायंगल है आपका क्या ई एफ और सी, एक ये ट्रायंगल है। लिख रहा है, चलो अब सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहली चीज प्रूफ में देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए कम से कम दो एंगल्स बराबर होने चाहिए या रेशियो आ जाए। सब कुछ एंगल्स में ही है, एंगल्स में ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सिंस ए, पहले दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं ना। पहले ट्रायंगल्स का नाम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले ए बी बराबर क्या है ए सी, इसलिए अगर ए बी और ए सी बराबर है तो उनके ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। इधर वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो एंगल ए बी डी होगा, एंगल ए बी डी होगा, और इधर से बात करेंगे तो ई सी एफ होगा, एंगल ई सी एफ। क्यों ऐसा हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ equal sides of a triangle are equal, ठीक है। इसलिए एक्सिस के लिए दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला चीज, यहाँ पे ये 90 डिग्री तो ये भी क्या है 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री। चलो इसके लिए नाम दे दो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के, और दोनों कितना है 90 डिग्री। ये हमको क्या था बताइए, गिवन है। दो ही ठो मिला, बस हो गया बात खत्म। नीचे लिख देंगे क्या, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी इज नाउ सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। The sum of two numbers is 15 and if the sum of their reciprocals is 3/10, find the two numbers. Okay, चलिए आइए 29 का A करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, let first number be x। तो अगर सेकंड नंबर क्या होगा, जैसा कि दोनों का जो सम है वो 15 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब हमसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो कितना है बताइए, 3/10। सही है, चलिए एलसीएम लीजिए। x ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स, ये ऊपर आएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना है 3/10। x से x कट गया, यहाँ क्या बचा 15 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 3/10। 3 से 15 कट गया, 5 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 50 इज इक्वल टू 15x माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। सबको लेके इधर आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर क्या होगा 0। 50 कैसा फैक्टर, प्लस करने पे 15 आना चाहिए, तो ये क्या होगा 5 10 और 5, तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 10 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 बराबर 0। यानी x का वैल्यू या तो 10 हो सकता है या तो x का वैल्यू क्या होगा 5। अगर हम फर्स्ट नंबर को अगर हम 10 मानते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताइए 15 माइनस 10 यानी कितना होगा 5, और अगर हम फर्स्ट नंबर को 5 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी ये भी कितना आएगा 10। यानी इधर से देखो या उधर देखो, कुल मिला के यही दोनों नंबर हैं, यानी कि हेंस बोथ नंबर्स आर 5 एंड 10। क्लियर है, इस तरीके से आप लिखेंगे, दोनों नंबर 5 और 10 ही होंगे। अगला, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर कितना है 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
रूट बता, क्या नाम है, इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो इनको फैक्टराइज ही कर लो, ठीक है। तो x क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है ये आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, फैक्टर होगा 5 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर कितना है 0। x कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आएगा x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो अंदर फिर क्या आएगा x माइनस 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू या तो 5 होगा या तो x का वैल्यू क्या होगा 2, तो एक में से एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा, सही है। तो अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कितना 25, और बीटा का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसको हम कह देते हैं अल्फा डैश और इसको हम कह देते हैं बीटा डैश। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश बराबर क्या 0। वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना होगा 25 प्लस 4 इंटू एक्स, और यहाँ कितना होगा 25 इंटू 4 बराबर 0। तो यहाँ आया आपका आंसर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 बराबर 0। दिस इज आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा तरीका होता है कि अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करके फिर निकाल सकते थे हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू, आपको लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। दोनों साइड हम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपको जिससे इच्छा होगी। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छे से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है सेक ए, ठीक है। दोनों में बांट दीजिए, तो 1 अपॉन सेक ए यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पर भी सेक ए के नीचे क्या आ जाएगा सेक ए। 1 अपॉन सेक ए क्या बन जाएगा कॉस ए, और प्लस यहाँ क्या आया 1। वो ऊपर नीचे देख रहे हैं कि ये कॉस ए प्लस 1 लिखिए चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखिए, बात क्या है दोनों में सेम। ऊपर नीचे दोनों में 1 माइनस कॉस ए से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि जो हमको लाना है उसमें क्या है नीचे की तरफ है 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक। तो ऊपर बताइए a प्लस बी ए माइनस बी से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बताइए 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा लीजिए आ गया क्या है राइट हैंड साइड। बेटर ये होता है कि आप दोनों साइड ना सॉल्व करके एक साइड लेकर के चलिए और दूसरा साइड है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लीजिए चाहे राइट हैंड साइड सॉल्व लेकर के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक ही तरफ से दूसरा तरफ आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं आएगा तो आप दोनों सॉल्व करिए, वो अलग की बात है, वो आपका एक चॉइस है। 31 इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है सर्कल का 21 सेंटीमीटर, ठीक। एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिखाना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। फॉर्मूला भी लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग पे मार्क्स मिलेंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21 हो जाएगा, और थीटा कितना है बताइए 60 डिग्री, और नीचे कितना है बताइए 360 डिग्री। 60 से 360 कट गया 6 बार में, 7 से 21 कट गया 3 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में। तो यहाँ क्या बचा 11 बचा है, और 21 का 11 में मल्टीप्लाई कराना है, कितना आएगा 231। हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
फिर हमसे आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। जब हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा तो माइनर वाली की बात हो रही है, क्योंकि बस वो सेक्टर के लिए बात हो रहा है। तो एरिया ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या लेंथ ऑफ माइनर आर्क बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, इसका होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। चलो वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 21, थीटा तो अभी भी वही है 60, और नीचे कितना है 360। 60 से 360 कट गया 6 बार में, 7 से 21 कट गया 3 बार में, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, सिर्फ क्या बचा है 22 सेंटीमीटर। ये हमारा ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चेक और आ गया। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that कि एंगल PTQ बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। चलिए आगे देखिए ध्यान से। देखिएगा ध्यान से, इसका ये सेंटर है, एक बाहर, एक टेंजेंट यहां से गया, दूसरा टेंजेंट इधर से गया, इसको मिला दो, ठीक है। ये P है, ये T है, ये Q है, और ये क्या है O है। यहाँ पे वाले एंगल की बात हो रही है और यहाँ पे होने वाले एंगल की। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। सुनो ध्यान से, प्रूफ हमको जो करना है, टू प्रूफ जो है हमको ये करना है कि एंगल PTQ जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए एंगल OPQ के। आप लेट कर लो कि एंगल OPQ बराबर है x डिग्री के। कितने के बराबर है? अब बताओ, जैसा कि ये दोनों रेडियस है, OP और OQ आपस में क्या है रेडियस है, इसलिए एंगल OQP जो है ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री। बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ में सम ऑफ all angles of a triangle is कितना होता है 180। तो यहाँ से बताओ क्या होगा कि एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP बराबर कितना होगा 180। तो यहाँ से एंगल POQ की जो वैल्यू है वो बताओ कितनी हो जाएगी, ये भी x है और ये भी कितना है x बराबर 180। तो यहाँ से एंगल POQ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाला जो क्या नाम है एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री। आप पूरा थ्योरम लिखेंगे आप क्या कि द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑन द सेंटर एंड द टेंजेंट एट द एक्सटर्नल पॉइंट बोथ आर सप्लीमेंट्री। तब वहां से क्या होगा कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इन दोनों का सम कितना होगा 180। जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा 180 माइनस 2x डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 180। 180 से 180 कट जाएगा, माइनस 2x उधर जाएगा, तो एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा 2x डिग्री। यानी एंगल PTQ बराबर 2 इंटू और x माने किसको थे एंगल OPQ। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। दिख रहा है, इस प्रैक्टिस करिए सभी चीजों का, तब जाकर के और करके दिया, चाहे तो आप दूसरा भी कर सकते थे, चाहे आप इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। चलिए अब बी वाला देखते हैं। A circle touches the side BC of triangle ABC at a point and touches AB and AC when radius at Q and R respectively, so that AQ बराबर 1/2 of triangle, a perimeter of triangle ABC। देखिए ध्यान से प्रूफ। सबसे पहले आप लिखेंगे कि द टेंजेंट्स drawn at the circle from the external point are equal।
द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सबसे पहले कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट्स है, पहले ए से है, बी से भी है और सी से। तो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ए के लिए अगर बात करेंगे तो ए से देखिए, एक ए से लेके क्यू तक है और ए से लेके आर तक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ए क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए आर के। फिर बात करते हैं किसके, कि फॉर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी के लिए अगर बात करेंगे तब उसके लिए कौन होगा, तो उसके लिए देखिए ध्यान से कौन होगा, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये गया और एक ये गया, यानी कि बी क्यू जो है वो बराबर होगा किसके, बी पी के। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड, जहां जहां यूज होगा वहां वहां यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके लिए, कि फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट सी के लिए, तब उसके लिए बताइए क्या हो जाएगा, कि सी से एक सी पी और एक क्या है, सी आर। तो यहाँ से सी आर बराबर हो जाएगा किसके, सी पी के, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको जो प्रूव करना है उसमें हमको यूज बताइए क्या हो रहा है, तो उसमें यूज हो रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिख रहा है। अब क्या करिए, आप तोड़ दीजिए इसमें से BC, ये देखिए यहाँ पे जो BC है इसको तोड़ दीजिए कि ये BP प्लस BC है, ठीक। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे कि BC बराबर क्या है, BP प्लस CP, सही है। तो यहाँ तोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, AB प्लस BP प्लस CP प्लस CA, सही है। अब देखिए ध्यान से, ये AB BP और CP, जिसको चेंज किए नहीं, और हाँ ठीक है, इतना ये आया। अब हम क्या करेंगे, AB को ब्रेक करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, AB को। AB पूरा यहां से लेकर के यहां तक है, तो AQ माइनस AB लिख सकते हैं, अरे सॉरी, इस AB को लिखना है तो AQ माइनस BQ, AB बराबर जो है वो AQ माइनस BQ लिखा जाएगा। और उसी तरीके से यहां से जो AC है वो क्या लिखा जाएगा, AR माइनस CR। रखो यहाँ पे AB की जगह क्या रखाएगा, AQ माइनस BQ, और फिर यहाँ क्या है, BP है, यहाँ क्या है, CP है, और CH है AC, उसको बोलेंगे तो वो क्या है, AR माइनस CR, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बराबर कौन कौन था, तो हमारे पास AQ रहना चाहिए, AQ यहाँ है, AR यहाँ है, ठीक। BQ और BP, ये और ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कटेंगे। तो कैसे कटेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक। तो वहां से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ थर्ड से यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे तो कटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ AQ बचेगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, AR बचेगा। फिर यूज करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तब क्या आएगा, AQ प्लस AQ, यानी ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AQ, वो कट जाएगा, ये BQ से BP कट जाएगा और यहाँ पे CP से CR कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि जो बचा, अब नीचे बस लिख देंगे क्या, कि हेंस AQ बराबर 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। A solid is in the form of a right circular cone surmounted on a hemisphere। देखिएगा ध्यान से, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या लगा है, एक कोन, ठीक। फिगर भी बनाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर, इनका जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर ये भी रहेगा और 7 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, ठीक। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर, तो इसका डायमीटर से बताइए कितना हो जाएगा, ये इसकी जो पूरी हाइट है वो 7 टू जा कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ लिखोगे क्या, कि लेट करते हैं कि रेडियस R इज इक्वल टू, मतलब लेट क्या करें, गिवन है हमको, रेडियस R जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट है
यानी कि जो h का वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। और तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर होता है, यानी 2 इंटू 7, यानी ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो बताइए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। कॉमन क्या होगा इसमें से, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा h प्लस 2r। चलिए ये वैल्यू रखते हैं, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 7 इंटू 7, और यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 14, और 14 कितना हो जाएगा 28। 7 से 7 कट गया, अब सबका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 22 7 जा कितना हो जाएगा 154, इंटू में कितना है 28, और नीचे कितना है 3। चलो मल्टीप्लाई करा लो, तो 154 का मल्टीप्लाई कराना है 28 से, 8 4 जा 32 कैरी ना लगा 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 43 कैरी ना लगा 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, फिर 2 4 जा 8 और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। ऐड करिए 2 8 और 3 1 कैरी ना लगा 1 3 और ये 4, 4312 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो डिवाइड करा लो, पहले एक बार में जाएगा, फिर 13 से 4 बार में जाएगा, फिर 11 आएगा तो फिर कितने बार में जाएगा 3, फिर 2 22 से कितने बार जाएगा 7 बार में, और फिर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा। आगे बढ़ते हैं। The ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3। 11th टर्म का 18th टर्म के साथ जो रेशियो है वो कितना है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो T5 का T21 के साथ आपसे पहले पूछ रहा है क्या रेशियो। चलो आप पहले इसी को सॉल्व किया जाए। T11 बताइए क्या होगा, A प्लस 10D, और T18 क्या होगा A प्लस 17D बराबर कितना है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 3A प्लस 30D बराबर 2A प्लस 34D। ये इधर आके माइनस होगा तो A, और ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा, यानी A का वैल्यू क्या आया 40। जब यहाँ पुट करेंगे तो T5 अपॉन T21, T5 क्या होता है A प्लस 4D होता है, और T21 क्या होता है A प्लस 20D होता है। A का वैल्यू 4D रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4D प्लस 4D, और नीचे क्या हो जाएगा 4D प्लस 20D। तो ये क्या आया 8D अपॉन में 24D, D से D कट गया, 8 से 24 कटा 3 और ऊपर आया 1, यानी T5 और T21 यानी 25th टर्म और 21st टर्म का जो रेशियो है वो कितना है 1:3। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी S5 और S21 का भी रेशियो पूछे। तो S5 बताइए क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे 5/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 5 - 1 4 इंटू D अपॉन में 21/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 21 में से बन जाएगा 20D, ये आएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो अच्छा इन दोनों में से भी 2 कॉमन करके काट दीजिए तो क्या बचेगा 5 ब्रैकेट में A प्लस 2D यहाँ बचेगा, और नीचे 21 है 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा A प्लस 10D। A का वैल्यू रख दो यहाँ पे भी 4D, तो 5 ब्रैकेट में 4D और 2D कितना हो जाएगा 60, और नीचे 21 इंटू 5 4D और 10D मिल कितना हो जाएगा 14D। D से D कट गया, 6 से 21 सॉरी मतलब 3 से काटेंगे ये 2 बार में, और ये कटेगा 7 बार में, और 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो ऊपर यहाँ कितना आया 5 और नीचे कितना आया 49, यानी इसका रेशियो कितना रहेगा 5:49। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपका 34 का A हो गया। अब हम लोग करेंगे कौन सा 34 का B। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 36, अगर 6 टर्म्स का सम जो है वो कितना है
36 है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256 और 16 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 256 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको पहले 10 टर्म्स का क्या करना है सम बताना है। देखो ध्यान से ऐसे करने को तो इसका बड़ा छोटा सा लॉजिक भी है। 6 है तो यहाँ 36 है, 16 है तो यहाँ 256 है, यानी कि ये जो भी आ रहा है एस एन का जो भी वैल्यू होगा वो एन स्क्वायर होगा। 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, देखना लास्ट में जरूर आएगा। S6 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 36। S6 का मतलब क्या हो जाएगा 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 इंटू डी बराबर कितना है 36। 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 से 36 कट गया 12 बार में, तो कितना बचा यहाँ पे 2a प्लस 5d बराबर कितना 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप स्टार्टिंग में यहाँ लिखना कि हमने लेट किया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है a है और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है बताइए d है। दिख रहा है तब के लिए ओके। एसएन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जब आप आएंगे तो एक्स्ट्रा में एसएन का फॉर्मूला लिखिएगा क्या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस जहां अप्लाई होगा वहां फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। स्टेप्स मार्किंग में जब होगा तो उसमें आपको फॉर्मूले लिखने के मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको S16 दिया हुआ है जो कि कितना है बताइए 256। 16 क्या होगा 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 इंटू डी बराबर में कितना है 256। 2 से 16 कट गया 8 बार में, 8 से 256 कट जाएगा कितने बार में 32। तो यहाँ क्या आएगा 2a प्लस 15d बराबर 32। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ फर्स्ट को देखिए तो 2a प्लस 5d बराबर कितना है 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था फर्स्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, दोनों क्या करा दीजिए सब्ट्रैक्ट कराइए, तो क्या होगा माइनस 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 2a से 2a कट गया, 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 10d और इधर से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 20। यहाँ से d का वैल्यू कितना आया 2। किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम उठा करके पहले इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 12। तो 2a बराबर कितना होगा 2, यानी a का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करिए। चलिए यूज करके क्या निकालना है S10 निकाल लीजिए। S10 बराबर क्या होगा 10/2 ब्रैकेट में कितना होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। तो उससे 10 कट गया 5 बार में, यहाँ क्या आया 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 18 18 तो 20 20 बन जाए 100। देखा मैंने पहले ही बोला था कि n स्क्वायर आएगा यानी कि 100 आया। आया कि नहीं आया इस तरीके से। लेकिन आपको हाँ 5 नंबर में दिया है तो आप डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकते हो, आपको प्रोसेस के साथ सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स। एक एप्पल्स का बॉक्स है, टोटल 250 है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इतना है। मास दिया हुआ है इतना इतना, नंबर ऑफ एप्पल्स है, बीच में x है। फाइंड द वैल्यू। पहले तो सिग्मा एफ ही निकाल लो। सबका सम कितना होगा 20 प्लस 60 प्लस 70 और x और फिर लास्ट में कितना है 16। सबका सम मिला के कितना होगा 250। यही ना नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 250। मीन इन कुछ नहीं है, वो नंबर ऑफ एप्पल्स है। 60 20 80 80 70 150 150 और 60 210 प्लस x बराबर कितना 250। तो x का वैल्यू कितना हो गया 40, यानी ये जो आपका डेटा है वो कितना हो गया 40। अब आपसे क्या कह रहा है पहले मीन पूछा है उसके बाद मोडल मास पूछा है, यानी मीन भी निकालना है और मास वो मोड भी निकालना है। पहले मीन निकाला जाए। मीन के लिए बताइए पहले क्लास क्या दिया हुआ है। तो जो क्लास है वो क्या दिया हुआ है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, फिर 140 से 160 और फिर 160 से 180। मीन वैल्यू बताइए क्या होगा x का। यहाँ होगा 90, 110, 130, 150, 170। फिर यहाँ क्या है बताइए f कितना दिया जा रहा है। एक जगह 20 है, 60 है, 70 है, इसको भी निकाले कितना 40 और फिर यहाँ कितना है 60। मल्टीप्लाई करा लो fx निकालो। 90 का इसमें गुणा 1800, 11 छके 66, 6600, 13 सते 91, 9100, 15 चौके 60 यानी कि 6000 हो जाएगा। 17 चके 102 और फिर ये डबल जीरो सिग्मा fx। चलो जोड़ो 10,200, 16,200, 25,300,
25,300 के बाद 31,900, 31,900 तक हुआ, फिर उसके बाद 1,000 32,000 और फिर 800 जोड़ेंगे तो 32 और 17 33,700, तो 33,700। ठीक, सिग्मा एफ अभी आपको बताया गया था, सिग्मा एफ कितना है 250। तो एक्स बार का फॉर्मूला सीधे मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। चलिए ये कितना आया 33,700 डिवाइडेड बाई 250, ये जीरो से ये जीरो कट गया। चलो और डिवाइड करना है 25 से डिवाइड करना है, पहले कितने बार में जाएगा 1 बार में 25, फिर रिमाइंडर कितना बचा 8, 87 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 75 कितना बचा 12, 120 से कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, फिर 120 से 4 बार में रिमाइंडर कितना बचा 20, फिर उसके बाद कितने चला जाएगा 8 बार में। दिस इज आंसर। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है मोड। अब उसके बाद निकालना है आपको इसका मोड। मोड भी चलो निकाल दिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो आपको दिया जा रहा है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, फिर 160 से 180। ठीक, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी जा रही है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज है 20, 60, 70, 40 और फिर 60। ठीक, मॉडल क्लास क्या होगा जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो मॉडल क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 70 की, जिसका ये हमारा क्या है बताइए मॉडल क्लास है। यही हमको मेन आंसर में सब कुछ मदद करेगा। मॉडल क्लास के लिए लोअर लिमिट कितना है बताइए 120। मेन वाला जो F1 होगा वो कितना है बताइए 70। F0 जो होगा वो क्या है ऊपर है, कितना होगा 60, और F2 जो है वो कितना है यहाँ पे 40। इंटरवल गैप कितने का चल रहा है 20 का चल रहा है। लगाइए फॉर्मूला मोड का। मोड बराबर क्या होता है L प्लस 2F1 माइनस F0 अपॉन में क्या था F1 था ना सिर्फ, L प्लस F1 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या रहेगा H। ये था फॉर्मूला। लोअर लिमिट कितना है आपको बताइए 120। F1 का वैल्यू 70, 70 दूनी 140, F0 कितना है 60, 40 कितना हो जाएगा 100, और इसका वैल्यू कितना है 20। ये आएगा 120 प्लस 70 बटा 40 इंटू में कितना है 20। ये जीरो से जीरो कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार में 2 से 70 कट गया 35 बार में, तो ये कितना आ गया 155। ठीक है, ये था ना इसका। एक बार आप फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये आपका मोड आएगा। अगर फॉर्मूला में कुछ चेंजेस होंगे तो उसको आप यूज कर लीजिएगा। अगला केस बेस। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड टी फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। ये तो बड़ा बेकार बात है, गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कर दिया। 2 क्लासेस हैं, एक रिच के लिए है और एक किसके लिए है पुअर के लिए है। ठीक, इन बैच फर्स्ट देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच। इसमें पहले बैच में अच्छा एक में 20 रिच लोग हैं और 20 पुअर है। 20 पुअर लोग हैं और 5 रिच लोग हैं। ठीक है, एंड सेकेंड बैच में 5 पुअर हैं और 25 रिच हैं। The total monthly collection of fees from batch 1 is 9,000 rupees. जो मंथली कलेक्शन आ रहा है, मंथली कलेक्शन पहले वाले बैच से कितने का आ रहा है 9,000 रुपए का। ठीक, और जो सेकेंड बैच है मंथली कलेक्शन फ्रॉम सेकेंड बैच जो है वो कितना आ रहा है 26,000 रुपए। भाई अमीर लोग हैं, अब पैसा तो देवे करेंगे। Assume that each poor child pays X rupees per month and each rich child pays Y rupees per month. So based on the information given,
एवं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। पहले बैच के लिए बताइए, पुअर वाला कितना पे कर रहा है, एक लोग पे कर रहा है एक्स रुपीज का, और जो रिच वाला है वो पे कर रहा है वाई रुपीज का। तो पहले वाले बैच के लिए कितना हो जाएगा, 20 पुअर है, 20 एक्स प्लस 5 वाई, और इससे बताइए कितना आ रहा है, 9,000 रुपए। ठीक, और दूसरे वाले के लिए क्या है, इसमें 5 पुअर हैं और 25 क्या है, रिच, ये मिला के दे रहे हैं कितना, 26,000 रुपए। ठीक, ये पहला आंसर हुआ। फाइंड द मंथली फी पेड बाय ए पुअर चाइल्ड। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, तो क्या करिए, इसमें से 5 कॉमन कर लें, कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करा के ले आओ नीचे, 5 से मल्टीप्लाई तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 100x, 5 बचे 25y, और 5 नवा 45,000, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 5 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, -95x बराबर, इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से, 15, 15 और 4 19, -19,000। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 95 से उसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 19, 95 दूनी 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 रुपए। यानी कि एक पुअर चाइल्ड जो है कितना रुपए पे करेगा पर मंथ, 200 रुपए। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। उसके लिए अब दूसरे वाले को भी निकाल लिया जाए, पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो 20 इंटू एक्स की जगह कितना है, 200 प्लस 5y बराबर कितना है, 9,000। तो 200 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। 4,000 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 5,000 रुपए। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 1,000 रुपए। कितना आएगा, 1,000 रुपए। यानी जो रिच वाला होगा वो कितना रुपए पर मंथ का फीस दे रहा होगा। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक लोग दे रहा था 1,000, दूसरा दे रहा था 200, यानी कि फीस में डिफरेंस कितने का है, 800 रुपए। ठीक, आगे, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन दैट सेकंड, व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम दैट सेकंड। चलो इसको भी कर लेते हैं। थर्ड वाले को क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक सेकंड बैच जो है उसमें 10 पुअर चाइल्ड है और 20 रिच चाइल्ड है। पुअर वाला बताओ कितना देगा, 200 रुपया महीना देगा, और जो रिच वाला होगा वो 1,000 रुपया महीना देगा। तो ये 200 का जब 10 से गुणा होगा तो ये कितना देगा, 2,000 रुपए, और इनका मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। मिला देंगे तो पूरे बैच से कलेक्शन कितने का आएगा, 22,000 रुपए। क्लियर है, ये हमारा केस बेस्ड था। अगला केस बेस्ड, radio tower are used for transmitting a range of communication services including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, the radio station tower was built in two sections, A and B. Tower is supported by wires O. ये दोनों वायर्स हैं सपोर्ट के लिए। ठीक, distance between the base of the tower is 36 cm. From the point O, the angle of elevation of the top of section B is 30 degree and the angle of elevation of the top of section A is 45 degree. Based on the above information, answer the following questions. Find the length of wire from O टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी, ये फाइंड करना है आपको। तो बताइए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हमको बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो हम लोग आएंगे, बताइए किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी बी में, और ले लेंगे क्या, कॉस। और कॉस का नीचे वाला एंगल कितना है, कॉस 30 बराबर बेस कितना है 36, हाइपोटेनस ओबी का लेंथ, cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर कितना 36 अपॉन ओबी। तो ओ बी बराबर 36 टू कितना हो जाएगा 72 अपॉन √3, √3 से क्या करा देंगे रेशनलाइज, तो ऊपर क्या आएगा 72 √3, नीचे 3, 72 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 24 √3 क्या सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अगर आपको ये डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है तो पहले यहां से यहां तक फाइंड करो,
फिर यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो और उसके बाद दोनों को क्या करा देंगे, माइनस। चलो अब इस बार 10 लेना होगा, 10 लेते हैं। एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल आइए, इन ट्रायंगल ओ पी ए में, ठीक, 10 बड़ा वाला एंगल 45 पूरा का पूरा ले आके दे देगा ए पी, अपॉन में बेस कितना है 36, यहाँ वैल्यू क्या होती है 1, तो ए पी अपॉन में 36, तो यहाँ से ए पी बराबर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ओ पी बी में, और यहाँ पे कितने का एंगल है 30 का, तो 10 30 बराबर परपेंडिकुलर इस पर क्या रहेगा पी बी, और बेस अभी भी कितना है 36। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो यहाँ पी बी अपॉन में 36, तो यहाँ से पी बी बराबर हो जाएगा 36 अपॉन में √3, जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए पी माइनस पी बी, यानी कि 36 माइनस 12√3 सेंटीमीटर। √3 का वैल्यू दिया रहता तो रख देते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी सॉल्व करने की तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 12 कॉमन कर लेंगे, 3 माइनस √3 बचेगा, यहाँ आएगा 12, 3 माइनस √3 का वैल्यू 1.732, 3 में से 1.732 माइनस करा के इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो आएगा सेंटीमीटर में आंसर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB पूछ रहा है, कहाँ है भाई OPB, ये वाले का एरिया आपसे पूछ रहा है। एरिया के लिए लगा देंगे फॉर्मूला 1/2 बेस 36 और हाइट ये PB वाला, PB कितना आया था अभी किए थे 12√3, कितना आया था 12√2 से 12 कट गया 6 बार 36 का 6 में गुणा, तो ये हो जाएगा 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, पूरा सेक्शन ए का बेस के टावर से, मतलब ये पूरा एपी पूछ रहा है, एपी अभी निकाले थे कितना है 36, नीचे लिख दीजिएगा कि हाइट ऑफ सेक्शन ए जो है वो कितना है 36 है। ये भी कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 ball is a game played on a pool table with balls numbered 1 to 5, 1 से लेकर 15 तक के balls and a cue ball that is solid and white. One of the 15 numbered balls, 8 are solid. 8 जो है वो क्या है solid है, solid मतलब नॉन वाइट, मतलब वाइट को छोड़ करके, ऐसे बॉल्स में कितने हैं 8 हैं। नंबर्ड 1 to 8, जिनके नंबर्स का कितने हैं 1 से लेकर के 8 तक, 3 4 5 6 7 और ये 8, एंड 7 स्ट्रिप्ड बॉल्स, और स्ट्रिप्ड बॉल्स जो है ठीक है वो 9 to 5 है, यानी कि ये 8 दिए 7 बचेगा, 9 10 11 12 13 14 और 15। अब सवाल क्या पूछ रहा है, द 15 नंबर बॉल numbered pool balls, no cue ball are placed in a large bowl and mixed. Then one ball is drawn out at random. Based on the above information, answer the following questions. What is the probability that the drawn ball bears number 8? 8 नंबर के बॉल, इन सब बताइए टोटल बॉल्स कितने हैं 15, 8 नंबर वाला एक ही टूना बॉल होगा, बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला हो गया, एक बॉल होगा सिर्फ 8 नंबर का। What is the probability that the drawn ball bears an even number? Even number आने की, 1 से लेकर के 15 तक का अगर जो नंबर है 1 से लेकर के 15 तक, तो गिन लीजिए ना, 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 7, यानी 15 जो है 15 में से 7 आपके इवन है और 8 आपके ऑड है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 7/15। What is the probability that the ball bears a number which is the multiple of 3? Multiple of 3, 3 का पढ़ा पढ़ लो, 3 6 9 12 15, कितने लोग हुए 5 लोग, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/15, यानी कितनी 1/3। फिर what is the probability that the drawn ball is a solid colored and bears an even number? Solid colored कितने हैं, ये रहे आपके 8, उसमें से भी इवन वाले चाहिए, तो इसमें 8 में कितने 4 इवन होंगे, तो उसका कितना हो जाएगा 4/15। क्लियर है, ये था आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देखिए इस समय आप इतना जान लीजिए कि जितनी भी चीजें आपके सामने आज चल रही हैं उसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट में कमी लग रहा है उसको देखिए। अब समय नहीं रह रहा है, आज 14 फरवरी है,
14 फरवरी, अब आपसे आज 14 हो गया, बीत ही रहा है, 15, 16, 17, 17 को है आपके पूरे मेहनत का निचोड़। अब जो वहां सॉल्व करेंगे वो आपके लिए काम आएगा। कल के मैच का छोड़ दीजिए, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान के मैच के टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो टीम इंडिया की जिम्मेदारी है। अब वहां कोई कंपटीशन नहीं है, इंडिया टीम जीतेगा ही जीतेगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। आपको अगर दिमाग लगाना है, परफॉर्म करना है, तब बोर्ड्स का पहले करिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करिए, मार्क्स डिसाइड होगा। इंडिया पाकिस्तान कौन मैच जीता, क्या हुआ, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए तो इस बात से कि आपके बोर्ड्स में क्या मार्क्स आ रहे हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, स्टेट्स लगाइए, तब जाकर के होगा। थैंक यू।